बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वाला जो वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेना और प्रिपेयर भी कर लेना। ब्लड प्रेशर का क्वेश्चंस बहुत, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी आज चालू कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वैसे इस एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी मिलेंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो अभी स्टार्ट करें। अभी ये बुक के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं बता रही हूँ। रोल ऑफ बैरोरिसेप्टर्स इन द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। सबसे पहले ब्लड प्रेशर डेफिनेशन हम सबको पता है, तो अभी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका एम क्या है, क्यों उसे हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है, वो जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मेरा थोड़ा स्ट्रीमिंग स्लो है, ठीक है। हाँ, ओके, चलो। हाँ, तो जो आर्टीरियल प्रेशर है ये पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारा जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ये रेगुलेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है। और अगर सपोज एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसे घटाना पड़ेगा। अगर वो डिक्रीज हो गया तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। ये मैकेनिज्म्स 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक जो मैकेनिज्म है वो इमीडिएटली एक्ट करता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो इमीडिएटली वो उसको घटाएगा, घट गया है तो बढ़ाएगा, तो उसे बोलते हैं रैपिडली एक्टिंग या शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ठीक है। दूसरी है इंटरमीडिएट, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो शॉर्ट टर्म है ना वो सेकेंड्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, सेकेंड से लेकर मिनट्स तक। इंटरमीडिएट है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मिनट्स टू डेज। और लॉन्ग टर्म उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये 3 टाइप के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अभी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज कौन कौन सी सिचुएशन में हो रहा है और बाय हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होगा, कभी कभी नींद आती है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन करना है, तो जो पूरा ब्लड का वॉल्यूम है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, तो ब्रेन को कम ब्लड मिल रहा है, ठीक है। तो ये दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रैपिड एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रैपिडली एक्टिंग या नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। हमेशा जो नर्व का रेगुलेशन होता है वो फास्ट होता है और हार्मोन का रेगुलेशन होता है वो स्लो होता है। तो रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर की, उसमें हमेशा आएगा नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया था रैपिड है तो इमीडिएटली उसका काम चालू कर देंगे विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स या मिनट्स। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हुआ, घटा या बढ़ा, ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे। पर दूसरा उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसका जो कंट्रोल है ना वो भी थोड़े टाइम में कम हो जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी विद इन फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। तो इसकी जो पोटेंसी है ना वो कम है, ठीक है। तो ये उसका दूसरा है। तो ये हो गई उसकी ड्रॉबैक, ये मतलब कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को लंबे टाइम तक रेगुलेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, नर्वस मैकेनिज्म में जो उसे वापस लेके आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे रिफ्लेक्सेस। हमेशा नर्वस रेगुलेशन होता है रिफ्लेक्सेस से। ये रिफ्लेक्सेस चालू होंगे विद इन सेकेंड्स, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में सेकेंड्स टू मिनट्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अभी ये रिफ्लेक्सेस कौन कौन से रिफ्लेक्सेस है जो हमें लिखना है अगर आपको पूछा है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, तो उसमें पहला आएगा आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा है कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और थर्ड वन जिसे कहते हैं सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स। करवा रहे हैं, एक के बाद एक करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला आएगा बैरो रिसेप्टर और मिकैनो रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स है ना, बैरो मतलब प्रेशर, तो ये जो है ना वो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग है। मतलब जैसे ही प्रेशर चेंज होगा तो ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का मतलब क्या हुआ, रिसेप्टर्स मतलब जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं कि दे आर
सेंसरी नर्व एंडिंग्स, हमारी जो सेंसरी नर्व्स है ना उसकी एंडिंग्स होती है ये वाली, और उसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्व एंडिंग। मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। अभी ये बैरो रिसेप्टर होते कहाँ पे? दो जगह पे मेनली होते हैं। एक तो हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लड आएगा तो वेसल स्ट्रेच होगी, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग से बैरो मींस प्रेशर। और दूसरे होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो जैसे स्प्रे जैसी नर्व एंडिंग्स होती है ऐसे, या कभी कभी वो नोब जैसा भी होता है, कॉइल जैसा भी होता है, ठीक है। तो ये माइलिनेटेड नर्व एंडिंग्स है, रिसेप्टर्स मतलब नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अभी बैरो का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर या प्रेशर, बैरोमीटर हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी ये जो रिसेप्टर्स है ना इसका दो टाइप से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एक तो हमारा फिजियोलॉजी का क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसे फंक्शनल भी कहते हैं। फंक्शनल मतलब जो बैरो रिसेप्टर के ऊपर हायर प्रेशर आता है, लोअर प्रेशर आता है। हायर प्रेशर मतलब जो हमारी आर्टरीज में है, क्योंकि आर्टरीज में हार्ट पंप करेगा ब्लड तो डायरेक्टली ब्लड आएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर वाले जो है ना वो सॉरी, एक हमारे है कैरोटिड साइनस, यहाँ पे कॉमन कैरोटिड का जहाँ बाइफर्केशन है ना उसकी वॉल में आएंगे कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर। दूसरे आएंगे आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, कोई भी रिसेप्टर्स के साथ हमेशा ही नर्व एंडिंग रहती है। जैसे हमारे स्विचेस के साथ वायर होते हैं, अगर वायर नहीं है तो स्विच का कोई काम नहीं है। तो रिसेप्टर की जो इंफॉर्मेशन है ना वो ये वायर लेके जाते हैं, जो नर्व एंडिंग्स बताते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर। दूसरे आएंगे हमारे लो प्रेशर, ठीक है, जिसमें प्रेशर कम होता है। प्रेशर अभी कम कहाँ होगा? वेन्स में, क्योंकि जो वेन्स है ना वो ब्लड लेके आ रहे हैं, हार्ट पंप कर रहे हैं, तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा हमेशा। तो पहला आएगा हमारा एट्रियल बैरोरिसेप्टर। एट्रियल के जो बैरोरिसेप्टर है ना, एट्रिया राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर होंगे। राइट और लेफ्ट एट्रियम में हमारी वेन्स आती है जो ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। जहाँ पे राइट एट्रियम में कहाँ पे होते हैं? जहाँ हमारी वीना के बार है, सुपीरियर इंफीरियर वीना के बार। और लेफ्ट एट्रियम में कहाँ पे होते हैं? जहाँ पल्मोनरी वेन्स आ रही है, यहाँ राइट और लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और पल्मोनरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। जो पल्मोनरी रिसेप्टर्स होते हैं ना वो हमारी पल्मोनरी ट्रंक, जहाँ पे ये पल्मोनरी ट्रंक है ना वो डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पे पल्मोनरी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल मतलब फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी एनाटॉमी के हिसाब से क्लासिफिकेशन में आएंगे आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर, मतलब जो आर्टरीज में है, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। हम ये आर्टरी की वॉल में कहाँ पे होते हैं? एडवांटिशियल लेयर में। ट्यूनिका आपको पता है ना, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, ठीक है। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टेमिक आर्टरीज में होंगे और दूसरे पल्मोनरी आर्टरीज में होंगे। सिस्टेमिक आर्टरीज में जो होते हैं ना वो हमारी वही कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च, ठीक है। और सब में भी है, सबक्लेवियन आर्टरी भी उसमें भी आएंगे, थायराइड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड के जंक्शन वहां पे भी होंगे, ठीक है। और पल्मोनरी जो बैरोरिसेप्टर्स है वो हमारी पल्मोनरी ट्रंक जो मैंने बताया डिवाइड होते हैं हमारी राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर्स है, ठीक है। तो सिस्टेमिक आर्टरी में भी होते हैं पल्मोनरी, तो इसे बताते हैं आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर, पहला डिवीजन। दूसरा है कार्डियक बैरोरिसेप्टर, मतलब हार्ट में होते हैं। तो हार्ट में कहाँ होंगे? ये जो हार्ट में ना सब एंडोकार्डियल, सब एंडोकार्डियम जो हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर, और ये भी दो टाइप के होते हैं, एट्रिया में और वेंट्रिकल में। एट्रिया जब स्ट्रेच होता है तो एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये हमारे नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? एट्रिया में, और जो दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रिया में भी होते हैं और इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये हो गए एट्रियल रिसेप्टर। फिर पल्मोनरी वेनो एट्रियल, मतलब जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन कहाँ खुलती है? लेफ्ट एट्रियम में। वहां जहां एंट्रेंस होता है वहां पे हमारे पल्मोनरी वेनो एट्रियल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। फिर से एट्रिया में दो, एक तो एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो एट्रिया में भी होते हैं और इंटर एट्रियल सेप्टम में। दूसरे है पल्मोनरी वेनो एट्रियल, मतलब पल्मोनरी वेन जहां पे खुल रही है वहां पे। सेकेंड अभी वेंट्रिकल के अंदर, ये जो है ना वो स्कैटर्ड होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी होते हैं और एट्रिया के जैसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में भी ये अवेलेबल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे
एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल में फिर से मैं बता रही हूँ, फिजियोलॉजिकल में हमने बताया हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर मतलब कैरोटिड साइनस एओर्टिक आर्ट, लो प्रेशर में एट्रियल एंड पल्मोनरी। एनाटॉमिकल बात कर रहे हैं तो एनाटॉमिकली सिस्टेमिक, पल्मोनरी, ठीक है, और एट्रियल सॉरी आर्टीरियल, और दूसरे हो गए कार्डियक, कार्डियक में हो गए एट्रियल और वेंट्रिकुलर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट वाले जो हमें सबसे ज्यादा आने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। एक है हमारे कैरोटिड साइनस, ये वाला कहाँ पे है, ये जो है ना थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है जहां पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो बाइफर्केशन होता है ना कॉमन कैरोटिड में से, ठीक है, जस्ट अबव द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड में से जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल बनेंगे वहां पे कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर होंगे, ठीक है। दूसरे है एओर्टिक आर्च, आर्च ऑफ एओर्टा में, ठीक है। इसके अलावा भी सिस्टेमिक आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स होते हैं जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी में होते हैं, जंक्शन जो मैंने बता दिया थायराइड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी बात करेंगे इसको नर्व सप्लाई, जो मैंने बताया कोई भी रिसेप्टर है, अगर रिसेप्टर को कोई नर्व नहीं है, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्व एंडिंग, मतलब नर्व की एंडिंग्स है, ठीक है, तो उसके साथ नर्व तो चाहिए, जैसे हमारी स्विचेस है ना, रिसेप्टर्स को हम क्या बोल रहे हैं, switches मतलब दे रिसेप्टर रिसीव द इंफॉर्मेशन और दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर, मतलब वो ट्रांसफर कर रहे हैं अलग अलग एनर्जीज को एक्शन पोटेंशियल में। तो जो भी एनर्जी आएगी, सपोज स्ट्रेचिंग हो रहा है तो उसको ट्रांसफर करेंगे एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो अभी बात करें पहले कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर। तो कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर वहां से कौन सी नर्व लेके जा रही है इंफॉर्मेशन, तो वो है हमारी हेरिंग्स नर्व, और ये जो हेरिंग्स नर्व है वो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है, इनर्वेटेड बाय कैरोटिड साइनस नर्व, हेरिंग्स नर्व जो कि है ग्लॉसोफेरिंजियल हमारी है 9th क्रेनियल नर्व, उसकी ब्रांच है, ठीक है। और दूसरे जो एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर है उसको सप्लाई कर रही है हमारी वेगस नर्व, ठीक है। तो ये जो आफ्रंट फाइबर्स है वो जाएंगे 9th नर्व दैट इज ग्लॉसोफेरिंजियल और 10th वन दैट इज वेगस नर्व, ये दोनों के थ्रू जाएंगे हमारे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये जो न्यूक्लियस है ना वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है वो एक्साइटेटरी है ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये नर्व सप्लाई होगी। अभी होगा क्या, ये जो इंफॉर्मेशन है ना जैसे मैंने बताया ये वाली कहाँ से, अभी देखो अभी रिफ्लेक्स की बात करेंगे हम। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, ये जो रिसेप्टर्स है ना, हाँ, अगर रिफ्लेक्स मतलब पहले बात करें रेगुलेशन, तो रेगुलेशन जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है ना शॉर्ट टर्म, वो रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 कंपोनेंट, रिसेप्टर्स, फिर आएगा आफ्रेंट नर्व, फिर आएगा सेंटर, इफ्रेंट नर्व एंड इफेक्टर मसल, ठीक है। तो अभी रिसेप्टर की बात कर ली हमने। रिसेप्टर्स कौन से, बैरो रिसेप्टर्स, कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च, ठीक है। आफ्रेंट नर्व की भी बात कर ली, कैरोटिड साइनस में से लेके जाएगा 9th वन हमारा नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, एओर्टिक आर्च में से 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो अभी आ रहा है बात सेंटर का। सेंटर क्या है, तो सेंटर हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, जो है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, यहाँ से यहाँ पे और भी न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ना, ये क्या कर रहा है, इसके साथ में ये हमारा रोस्ट्रल एंड कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेड्यूलरी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस यहाँ आफ्रंट आ गए। फिर यहाँ से ये क्या कर रहा है कि हमारे जो न्यूक्लियस है, डिप्रेसर एरिया जो वाजोमोटर सेंटर है उसको स्टिमुलेट करेगा। मतलब वाजोमोटर सेंटर मतलब वो हमारा जो वाजोमोटर सेंटर ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है उसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिक्रीट कर रहा है गाबानर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो गाबा क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करना है, बिकॉज यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा है ना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है स्ट्रेचिंग हो रही है कौन से रिसेप्टर्स की, बैरो रिसेप्टर्स की, ठीक है। तभी हमारे आफ्रंट फाइबर्स जाएंगे 9th क्रेनियल नर्व से, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, वहां से ये जो जा रहा है डिप्रेसर एरिया ऑफ वाजोमोटर सेंटर उसको स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे वो वाजोमोटर सेंटर को डिप्रेस करेगा जिससे कि हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव डिक्रीज होगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो यहाँ से जो फाइबर्स है वो सिंपैथेटिक इफरेंट जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है।
तो ये स्टिमुलेट कर रहा है, हाँ। और दूसरे एक सेंटर होते हैं कार्डियक वेगल सेंटर, है ना, जिसका नाम है न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। तो ये जो कार्डियक वेगस सेंटर है ना, उसको स्टिमुलेट करेगा। कार्डियक वेगस मतलब वेगल नर्व, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। अभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको घटाना है, मतलब जो कार्डियक वेगल सेंटर है उसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है। तो कार्डियक वेगल सेंटर है तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और वेगस नर्व जो है वो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल को इनहिबिट करेगी, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो घट जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, देखो बैरो रिसेप्टर्स हमारे रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। आफ्रेंट नर्व हो गई हमारी नाइन्थ नर्व। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो हो गया सेंटर। जैसे ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, यहाँ पे हमारा ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये जो ग्लूटामेट है ना वो हमारा स्टिमुलेट करेगा कार्डियक वेगल सेंटर। तो यहाँ पे भी हमारा ग्लूटामेट ही रिलीज होगा, वेगस को स्टिमुलेट करेगा क्योंकि ब्लड प्रेशर घटाना है, और इनहिबिट करेगा ये वाजोमोटर सेंटर को। यहाँ पे रिलीज होगा गाबा, और वाजोमोटर सेंटर इनहिबिट हो गया, मतलब सिंपैथेटिक, यहाँ से जो ये रेड वाला है ना, इनहिबिशन हो रहा है। तो यहाँ से जो सिंपैथेटिक चेन के पास जो फाइबर्स जा रहे हैं ना, सिंपैथेटिक का काम क्या है, हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में किया था। हमें क्लियर समझ आ रहा है बच्चों? सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट सब कुछ इंक्रीज कर रहा है। हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और वाजो कंस्ट्रिक्शन करेगा जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये सब इंक्रीज होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अभी एक इम्पॉर्टेंट और बात ये है कि ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व है ना, ये ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर को घटाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो वो इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज करेंगे। इसीलिए इनको कहते हैं बफर नर्व्स, बफर करते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। हाँ, अभी बात करें रिफ्लेक्स की। जैसे हमने बता दिया बैरो रिसेप्टर, रिफ्लेक्स, तो बैरो रिसेप्टर्स तो बता दिया, प्रेशर रिसेप्टर्स है जो हमारे वॉल में है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। हाँ, अभी ये, हाँ, मैकेनिज्म। सपोज देखो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है अभी, तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी। तो इम्पल्स जो ट्रांसमिशन हो रहा था 9th और 10th क्रेनियल नर्व से मेड्यूला में, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, ठीक है। जब ये डिक्रीज हुआ तो ये इनहिबिशन भी कम हो गया, जो हमने बताया था ना। यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस ने क्या किया था, ये वाजोमोटर सेंटर को इनहिबिट किया था और कार्डियक वेगल सेंटर को स्टिमुलेट किया था। तो ये सब भी कम हो गया, मतलब कि हमारा जो इनहिबिशन कम हो गया, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ। वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, इसमें अगर वेन का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो हमारे हार्ट के पास ज्यादा वीनस रिटर्न आ रहा है। ज्यादा वीनस रिटर्न आएगा तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है। आर्टरीज का जब कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इससे भी हमारा ब्लड, क्योंकि ब्लड प्रेशर के डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो रही तो हमारा हार्ट भी स्टिमुलेट हो रहा है, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अभी उसका ऑपोजिट भी ट्रू है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ा हुआ है तो स्ट्रेचिंग होगी, ज्यादा स्ट्रेचिंग हुई, ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो हमारा जो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है वहां पे ग्लूटामेट रिलीज हुआ, और न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस ने किया क्या, इसने किया इनहिबिशन ऑफ वाजोमोटर सेंटर और स्टिमुलेशन ऑफ वेगल सेंटर, ठीक है। तो वेगल सेंटर स्टिमुलेट हुए तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई तो हार्ट का इनहिबिशन हो गया, ठीक है। और वाजोमोटर सेंटर इनहिबिट हो गए, मतलब हमारी वेन्स का और आर्टरीज दोनों का डायलिटेशन हुआ। वेन्स का डायलिटेशन होगा, वीनस रिटर्न घटेगा, आर्टरीज का डायलिटेशन हुआ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी बात करेंगे फंक्शन की। अभी एक इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जो हमारे बैरो रिसेप्टर्स है ना उसकी वर्किंग रेंज। तो ये जो बैरो रिसेप्टर्स है ना वो हमारे, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, गाइटन की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी कोई बुक की नहीं।
60 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन ब्लड प्रेशर। हमेशा याद रखना, जो भी ये कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस है वो हम रेगुलेट किसको कर रहा है, मीन ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म है, वो ऑपरेट होगा 60 टू 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन ब्लड प्रेशर के बीच में, ठीक है। अगर 180 से बड़ा या 60 से घटा तो फिर बैरो रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन नहीं होगा। और दूसरा, ये क्या कर रहा है, 2/3 फॉल इन द ब्लड प्रेशर उसको करेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ब्लड प्रेशर जो है 2/3 मतलब 100 है, ठीक है, इसमें से 40 फॉल होने वाला होगा तो उसके बदले 60 करेगा, ठीक है। तो 2/3 को घटाएगा, पूरे का पूरा नहीं वो रेगुलेट कर सकता, बट 2/3 को वो रेगुलेट करेगा, ठीक है, फॉल। अभी दूसरा आ रहा है हमारा कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अभी कीमो रिसेप्टर, कीमो का नाम ही है केमिकल्स, ठीक है। तो ये जो है वो केमिकल्स से सेंसिटिव होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स के नाम भी सेम ही है, सेम मतलब सिमिलर है। कैरोटिड, यहाँ पे कैरोटिड साइनस नहीं है, कैरोटिड बॉडीज है एंड एओर्टिक बॉडीज, ठीक है। क्यों इसे कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल से सेंसिटिव होते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं, हमारा ब्लड के अंदर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेनली एंड H+, ठीक है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ या H+ इंक्रीज हुआ तो हमारे कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। हाँ, अभी लोकेशन कहाँ पे, जैसे मैंने बता दिया, कीमो रिसेप्टर्स ये जो है ना कैरोटिड बॉडीज, ये इसकी साइज छोटी सी है 1 to 2 मिलीमीटर, पर ये वॉल वेसल वॉल में नहीं है। ये कहाँ पे है, जब कॉमन कैरोटिड का बाइफर्केशन होता है ना, यहाँ पे नियर द बाइफर्केशन, ठीक है। और इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है। और एओर्टिक बॉडीज है, ये कहाँ पे है, नियर द आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा के बाजू में, और इसको भी सप्लाई कर रही है हमारी वेगस नर्व, जैसे एओर्टिक साइनस को सप्लाई कर रही है, ठीक है, यहाँ पे। अभी इसकी ऑपरेटिव रेंज बैरो रिसेप्टर की हमने बताया था 60 to 180 mmHg क्या था, मीन ब्लड प्रेशर। इसकी भी मीन ब्लड प्रेशर ही आएगा, बट 40 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और ये भी 2/3 फॉल इन द ब्लड प्रेशर को करेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैकेनिज्म क्या है, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, जब सपोज 80 से डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जैसे ही, क्योंकि ये जो आर्टरीज है ना, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड पहुंचता है, तो क्या हुआ, जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है, 80 से कम हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा। तो जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा, साथ साथ में उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और H+ कंसेंट्रेशन, दोनों H+ कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच घटेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल PO2 डिक्रीज होगा, PCO2 इंक्रीज होगा एंड H+ कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जाएगी वाजोमोटर सेंटर के पास, ठीक है। और जैसे वाजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होते हैं तो वहां से वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे, देन वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, तो हार्ट रेट बढ़ेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा। बट इसके साथ साथ दूसरे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे हार्ट रेट भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, पर साथ साथ में रेस्पिरेशन का डेप्थ भी इंक्रीज हो रहा है। फिर एक और रिफ्लेक्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बट वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो नहीं आता। कहाँ पे, कब वो रेगुलेट करेगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, लेस देन 50 mmHg। जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है तब हमारे ब्रेन को जब ब्लड नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, तो CNS इश्केमिया, इश्केमिया मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो क्या होगा, जब CNS इश्केमिया होता है तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा वाजोमोटर सेंटर के अंदर, तो वाजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, मेनली जो इसके प्रेशर एरिया से। तो इससे क्या होगा, पावरफुल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो अगेन हार्ट का स्टिमुलेशन, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये जो है इसको बताते हैं लास्ट डिच स्टैंड, मतलब लास्ट डिच स्टैंड मतलब हमारे हार्ट का लास्ट ट्राई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का, ठीक है, जिसे कहते हैं CNS इश्केमिक रिस्पॉन्स, ठीक है।
दूसरा एक रिफ्लेक्स भी है जिसे कहते हैं कशिंग्स रिफ्लेक्स। अभी कशिंग्स रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसमें भी सीएनएस इश्चेमिया ही हो रहा है, पर यहाँ पे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ना, इंट्राक्रेनियल क्रेनियल प्रेशर वो बढ़ जाता है। नॉर्मली ये जो प्रेशर है ना इंट्राक्रेनियल 0 to 7 mmHg होता है, जब वो बढ़ के 33 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पे आर्टरीज है, सपोज कहीं पे भी हेमरेज हुआ या और कोई भी ट्यूमर है, कुछ भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है, तो जो आर्टरी है उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो आर्टरीज कंप्रेस करेगा तो अगेन ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, वाजोमोटर सेंटर को कम ब्लड मिलेगा, वाजोमोटर सेंटर्स आर स्टिमुलेटेड, हाइपोक्सिया से ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा जिससे हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, और वाजोमोटर सेंटर का डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगेन वाजोमोटर सेंटर्स जाके स्टिमुलेट करेंगे हार्ट को और ब्लड वेसल्स को, और देयर इज इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज दैट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जिससे होगा क्या कि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा, क्योंकि जो बैरोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्स आएगा वो क्या करेगा कि हार्ट रेट को घटाने का ट्राई करेगा। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो देयर इज ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई हमारी शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट आ रहा है हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म, सॉरी इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। इंटरमीडिएट एक्टिंग मैकेनिज्म से उनको कहते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आल्सो, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, ये जो है ना मिनट्स में उसका एक्शन चालू करेगी, ठीक है, और विद इन फ्यू आवर्स में ये एक्शन हाईएस्ट पहुंचेगा। पर इसका जो एक्शन है ना वो थोड़े डेज, थोड़े दिन या थोड़े वीक्स के लिए रहेगा, और इसका पावर ये इतनी पावरफुल नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के जितने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सके। ये ब्लड के वॉल्यूम को ऑल्टर करेंगे, कैसे करते हैं हम लोग कर रहे हैं। तो ये मेनली दो मैकेनिज्म्स है, एक है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, और सेकेंड है स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। कर रहे एक के बाद एक। पहला है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे होता क्या है, सपोज यहाँ देखो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा तो ये फ्लूइड शिफ्ट होगा, ठीक है। कैपिलरीज में से वो जाएगा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, जैसे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जाएगा तो थोड़ा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो ये हुई हमारी कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। इससे उल्टा भी पॉसिबल है, जिसे बताते हैं रिवर्स कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और मीन कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ उल्टा होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में से जो फ्लूइड है वो हमारा आएगा कैपिलरीज के अंदर, यहाँ पे रिवर्स कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये जो मैकेनिज्म्स है ना वो हमारे बैरो रिसेप्टर से डबल 2 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, बैरो रिसेप्टर्स हमारे विद इन सेकेंड्स स्टार्ट हो जाते थे एक्टिव होना, तो ये वाली थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो ये हुई हमारी कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट और रिवर्स कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। फिर स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस आया तो रिलैक्सेशन हो गया। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ जैसे ब्लड पास हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस आ गई। स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, हमारे स्मूथ मसल वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं ना, तो ये स्मूथ मसल स्ट्रेचिंग की वजह से रिलैक्स हो जाएंगे। तो होगा क्या, ब्लड वेसल का डायलिटेशन, है ना, और ब्लड वेसल का डायलिटेशन होगा तो अगेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये कब एक्टिवेट होती है, जब हम बहुत ज्यादा इंट्रावीनस फ्लूइड, नॉट ओनली ब्लड फ्लूइड, कुछ भी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जिससे कि वेसल्स के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आएगा, स्ट्रेचिंग होगा, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूसेस रिलैक्सेशन, ठीक है, और रिलैक्सेशन होगा जिससे कि हमारा वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका भी रिवर्स पॉसिबल है, जब ब्लड प्रेशर कम हो गया, सपोज ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो क्या है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है, तो स्मूथ मसल्स फिर से स्ट्रेचिंग घटाने की वजह से वो डायमीटर डिक्रीज करेंगे, डायमीटर डिक्रीज कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर फिर से वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये कब होगा, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, जब प्रोलॉन्ग कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा कहीं पे ब्लीडिंग चल रहा है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा,
ये ब्लड वेसल्स रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने का ट्राई करेगी, ठीक है। हाँ, अभी ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग मैकेनिज्म्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, करेक्शन कितना कर रहे हैं, 30% अबव एंड 15% बिलो द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जो हमारा नॉर्मल सपोज 5 लीटर्स है, ठीक है, इसके 30% अबव ना एंड 15% बिलो, ठीक है, मतलब 100 में 30 तो 5 लीटर्स में कितना, तो ये 150 अपॉन 100 तो कितना हुआ, अराउंड 1.5 लीटर, ठीक है। तो 30% अबव एंड 15% बिलो द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ये करेक्शन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म्स में हमने कर लिया बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सिस, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सिस, सीएनएस इश्चेमिक रिफ्लेक्सिस, और इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म में हो गया कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, रिवर्स कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, देन स्ट्रेस रिलैक्सेशन, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। हाँ, अभी एमसीक्यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलो, जो भी बच्चे अवेलेबल है प्लीज एमसीक्यूज का आंसर करना, ठीक है। चलो, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सिस करेक्ट ओनली फॉल इन ब्लड प्रेशर, हमने ये तो नहीं आएगा, हमने बताया था ना बफर नाउ से, तो ये नहीं आएगा। बफर नाउ मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर फ्रॉम राइजिंग एक्सट्रीमली हाई और फॉलिंग नहीं, इसकी रेंज थी हमने बता दिया 60 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। बट यहाँ पे ये एक्सट्रीमली हाई मतलब विद इन सेकेंड्स, अगर हम इसको काउंट करें विद इन सेकेंड्स, तो दैट इज करेक्ट। ये वाली रेंज है तो ये वाला नहीं आएगा। एंड कैन करेक्ट 11-12, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 11-12 फॉल इन द ब्लड प्रेशर नहीं, हमने कहा था 2/3 ऑफ फॉल है ना, 2/3, ठीक है। 1 का बी बराबर, गुड ओसामा, करेक्ट बेटा आंसर, करेक्ट आंसर, ओके। सेकेंड वन, कीमो रिसेप्टर्स ऑपरेट बिटवीन मीन ब्लड प्रेशर, ये रेंज तो आएगी ओसामा 60 to 180, करेक्ट बेटा। अभी बरखा नहीं आ रही है, बरखा आती तो उसको रेंजेस वगैरह बहुत अच्छे से याद रहते हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं मुझे लगता है सबके इंटरनल्स, ठीक है। चलो बढ़िया, देखो बैरो रिसेप्टर की रेंज हमें पता है 60 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रेंज, प्लीज इसमें से ही करना और कोई बुक से नहीं करना, मुझे नहीं पता है पर और बुक्स में अच्छी नहीं है, करेक्ट नहीं है, अच्छी क्या मतलब है, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स की रेंज कौन सी थी, वर्किंग रेंज बता दो बेटा। अभी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है बिकॉज एग्जाम्स है, आई नो दैट। 40 to 100 करेक्ट ओसामा, करेक्ट बेटा, ओके। थर्ड, बैरो रिसेप्टर्स ऑपरेटेड बिटवीन मीन ब्लड, ये तो आ गया हमारा, अभी ये मैं फटाफट से जाने दे रही हूँ, हमें पता है, हमने 3 बार रिवाइज कर लिया, 60 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, गुड। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, एक बार बहुत अच्छे से समझ लो, मैं बताती हूँ आपको। देखो, 2 स्टूडेंट है, एक है विनीत, दूसरा है कमलेश, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक डॉग में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी जो साइनस नर्व है डॉग उसका रोल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो विनीत जो है उसने ये जो नर्व है उसको कट की, कब कट की, जब मीन ब्लड प्रेशर था 85 mmHg, ठीक है। और कमलेश ने कट की जब उसका ब्लड प्रेशर था 60। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, विनीत को मिलेगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर, कमलेश रिकॉर्डेड डिक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर, विनीत रिकॉर्डेड डिक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर, कमलेश रिकॉर्डेड इंक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। बोथ रिकॉर्डेड डिक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर, बोथ रिकॉर्डेड इंक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर। अभी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, देखो, जब मीन ब्लड प्रेशर, ये आपको पहले क्लू दे देती हूँ, जब मीन ब्लड प्रेशर इसका 85 है ना, मतलब उसके बैरो रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं 60 to 180 के अंदर, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे, जैसे उसने साइनस नर्व जो है उसको कट किया है ना, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर फॉल होना चालू होगा। तो ब्लड प्रेशर फॉल होना चालू होगा तो बैरो रिसेप्टर्स अगर काम कर रहे हैं तो वो मीन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मतलब
जहाँ पे 85 mmHg पे नर्व कट की है तो मीन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पे, और अगर 60 के बाद कट की है तो नहीं इंक्रीज। करेक्ट ओसामा, करेक्ट बेटा। तो आंसर आएगा ए। ओके ठीक है, चलो बढ़िया। Fall in systemic blood pressure is immediately controlled by operating of all of the following except, देखो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है, ठीक है, तो अभी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर्स करेंगे, कीमो रिसेप्टर्स भी करेंगे, सीएनएस इस्चेमिक भी करेंगे, बट यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का रोल है नहीं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक तो अभी और फॉल करेंगे ब्लड प्रेशर को, है ना। हमें तो ब्लड प्रेशर को फॉल हुआ है, अभी बढ़ाना है ना। तो ऑल एक्सेप्ट में आएगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ओके। 6th, which of the following is false about last ditch strand? लास्ट डिच स्ट्रैंड हमने किया था, क्या था ये लास्ट स्ट्रैंड? सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है, गुड गुड, 5 का डी, हाँ बढ़िया बेटा, हाँ रिस्पॉन्स। ओसामा आपका करेक्ट है 5 का। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एक्ट टू प्रिवेंट फाइनल डेथ बराबर है, एक्ट टू मेंटेन नॉर्मल सप्लाई ऑफ ब्लड टू ब्रेन, operates in the response to CNS ischemia, operates via baroreceptor reflexes। अभी बताओ इसमें से क्या आएगा? ये दो तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, अभी ये दो में थोड़ा कंफ्यूजन है ना। Which of the following is most effective? is false about, false पूछा है, false about last ditch strand। इसमें क्या आएगा? लास्ट डिच स्ट्रैंड जो था हमारा वो बैरो रिसेप्टर के साथ नहीं आता। बैरो रिसेप्टर में, हाँ यहाँ पे तो वाजोमोटर सेंटर पे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है ना, और उसकी वजह से वो स्टिमुलेशन होगा। करेक्ट बेटा, 6 ओसामा करेक्ट। ओके, सो ब्रेन इश्चेमिया हुआ, CO2 एक्यूमुलेट हुआ, वाजोमोटर सेंटर वो उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, ठीक है बढ़िया। ओके गुड। हर्ष, वेलकम टू माय क्लास, करेक्ट आंसर बेटा। 7th, लिमिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंट्रिंसिक फिजिकल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। हाँ, कितनी लिमिट थी हमने किया? इंट्रिंसिक मतलब हमारी इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म, है ना, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स। हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है 5 लीटर, इसके कितना अबव और कितना बिलो, है ना, अभी हमने किया। देखो ये वाला है 30% बिलो या 30% अबव, ये कंफ्यूजन है हमारे पास, है ना। तो 30% बिलो एंड 15% अबव था, या 30% अबव एंड 15% बिलो था? कुछ याद आ रहा है बच्चों तो बता दो। क्या होगा, 30% अबव या बिलो? इजी याद रखना है ना, तो पहला वाला है ना अबव वाला वो ज्यादा है, बिलो वाला छोटा एरो बना दो, तो यहाँ पे आएगा 30% अबव एंड 15% बिलो, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर नंबर बी बेटा, आंसर बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 30% अबव था। एक मिनट में फिर से बताती हूँ वो वाला आपको। ये वाला हम जाते हैं फिर से, जो हमारा वो प्रेजेंटेशन था वहां पे। देखो 30% अबव है, ये याद रखना है, और 15% बिलो है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा, ये थोड़ा सा है ना आगे पीछे कर दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो यहाँ 30% बिलो नहीं है, 30% अबव है, ठीक है करेक्ट। 8, which of the following is most effective mechanism in returning the blood pressure back to normal? देखो सबसे फास्ट हम बात करें तो फास्ट कौन सी है हमारी? रैपिड एक्टिंग, ठीक है, नर्वस वाली, है ना, रिफ्लेक्सिस। बट सबसे ज्यादा पावरफुल की बात करें तो आएगी हमारी लॉन्ग टर्म, वो हमारे ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लेके आएगी। अगर ब्लड प्रेशर चेंज हो गया है तो उसे नॉर्मल लेके आने का काम कौन करेगा? मोस्ट पावरफुल, ये है हमारी लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। ओके 9, मेन एम ऑफ वेरियस ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज टू मेंटेन। हाँ, अभी यहाँ पे कौन सा ब्लड प्रेशर मेंटेन करना था? सिस्टोलिक या डायस्टोलिक या मीन या पल्स?
हमने किया था। और सभी रिफ्लेक्सेस कौन से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हमारे सिस्टोलिक को या डायस्टोलिक को या मीन, क्योंकि मीन जो है ना वो एवरेज है, एवरेज प्रेशर है। 8 का डी आपका करेक्ट है बेटा उसामा। डी है ना, मैं देख लेती हूँ, हाँ करेक्ट है। अभी 9, तो मीन ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो मीन ब्लड प्रेशर ना उससे हमारे ऑर्गन, इट इज सेम फॉर ऑल द ऑर्गन्स, है ना, वो सेम रहना चाहिए, है ना। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रैपिड एक्टिंग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी में। रैपिड वाली मतलब बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, सीएनएस इश्यमी, ठीक है। तो कौन सा फॉल्स है? पहला तो देखो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस है, करेक्ट है, क्योंकि रिफ्लेक्स है ना वो नर्वस रेगुलेशन है। विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में एक्ट करना चालू करेंगे, करेक्ट है, ठीक है। लूज देयर एबिलिटी कैपेसिटी फॉर प्रेशर कंट्रोल आफ्टर फ्यू आवर्स, यस वो थोड़े टाइम ही कंट्रोल करती है। ब्रिंग द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल, हाँ वो वापस लेके आएगी नॉर्मल। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, इफेक्टिव या पोटेंट, है ना, सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सी मैकेनिज्म थी हमारी, लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी, जो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो ये वाला जो आंसर है ना वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कौन सा नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा टुडेज क्लास। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमने कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमोरिसेप्टर, सीएनएस इश्चेमिक रिफ्लेक्सेस, कशिंग्स रिफ्लेक्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, कल हम लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे सभी नोट्स आपको एप्लीकेशन बेसेलियस में भी मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी मिल जाएंगे।